वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। प्रभात की इस मंगल वेला में अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत। सुप्रभातम कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सुप्रभातम कार्यक्रम में हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं संस्कृति, संस्कारों, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़े विविध प्रभागों को, जिनमें कालबोधक पंचांग, रत्नतुल्य सुभाषित, भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ा एक विषय, योग, स्वास्थ्य एवं संस्कृत पाठशाला प्रमुख हैं। भारतीय संस्कृति के द्योतक इन प्रभागों को देखने के क्रम में आइए सर्वप्रथम देख लेते हैं आज का प्रथम प्रभाग, जो है आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, शुक्रवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। और अब पंचांग के बाद क्रम हो चला है आज के सुभाषित का। सुभाषित ऐसे रत्न जो हमारी ज्ञान परंपरा में ऋषियों और महर्षियों द्वारा दिया हुआ एक अमूल्य ज्ञान है। आइए देखते हैं आज के सुभाषित को। मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधं हित्वा न शोचति, कामं हित्वार्थवान् भवति, लोभं हित्वा सुखी भवेत्। मनुष्य अहंकार को छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है। क्रोध को छोड़ने के बाद वह शोक नहीं करता। इसी तरह इच्छा को छोड़कर मनुष्य धनवान हो जाता है और लोभ को छोड़ सुखी हो जाता है। A man becomes dear to everyone, leaving the ego. He does not grieve after leaving the anger. In the same way, a man becomes rich by leaving desire and becomes happy by leaving greed. और अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी प्रस्तुति का। साधारणतः सूर्य को देखते हुए गर्मियों और सर्दियों के दो कालखंडों को ही हम उत्तरायण और दक्षिणायन के रूप में समझने की भूल कर बैठते हैं, जबकि भारतीय ज्ञान परंपरा की वैज्ञानिकता को ठीक से समझने की कोशिश की जाए तब हमें विशेष रूप से यह ज्ञात होता है कि भारतीय काल गणना और भी वैज्ञानिक है, जहां सूक्ष्मता के साथ काल का अर्थात समय का निरूपण किया गया है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र की काल गणना पर आधारित यह विशेष रिपोर्ट। समय का चक्र सतत गतिमान होता है और समय की इसी गति के सापेक्ष संपूर्ण ब्रह्मांड की, सकल सृष्टि की समस्त नैसर्गिक और व्यावहारिक क्रियाएं भी संपन्न होती रहती हैं। और इसी समय या काल की अपरिमित महिमा को, गहराई को हम काल गणना, काल चक्र, समय यात्रा जैसे शब्दों से हमेशा से ही मापने का प्रयास करते रहे हैं। कालात् स्रवन्ति भूतानि कालाद् वृद्धिं प्रयान्ति च काले चास्तं नियच्छन्ति कालो मूर्तिरमूर्तिमान्। काल ही प्राणियों को उत्पन्न करता है और इसी काल तत्व में ही सकल चराचर जगत का लय भी होता है। यह निस्संदेह एक वैज्ञानिक तथ्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि का प्रारंभ तथा अंत इसी काल तत्व या काल चक्र के सापेक्ष होता है, यह सर्वविदित है। वस्तुतः इसी काल का ही दूसरा नाम समय है और यह समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और अन्य आकाशीय या खगोलीय अवस्थितियों के आलोक में प्राचीन काल से ही भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से कहीं अधिक स्पष्ट होता रहा है।
वैदिक वाङ्मय से हम यह भी जान पाते हैं कि कैसे अत्रि ऋषि ने सूर्य को आधार बनाकर महीनों की व्यवस्था का सर्वप्रथम निर्माण किया। उनका मंत्र में अथर्ववेद में मिलता है, जो कि कुछ इस तरह का है, दिवित्वा अतिर्धारित सूर्य माशाय कर्तव्य। इसी प्रकार तांड्य और जैमिनी ब्राह्मण से हमें पता चलता है कि कैसे सप्ताहों की व्यवस्था का निर्माण जमदग्नि ऋषि ने किया। और सबसे बड़ी बात, जिसका विश्व में कोई दूसरा उदाहरण समकक्ष नहीं है, वो ये कि यशकण्व ऋषि हमें बताते हैं कि सूर्य की अवधि 24 घंटे की है, जब वह हमारे आकाश में प्रकाशित होता है तब भी, और जब हमारे आकाश से परे कहीं और प्रकाशित होता है तब भी। सूरज और चंद्रमा के बीच 12 अंशों की कोणीय दूरी के आधार पर, एंगुलर डिस्टेंस के आधार पर। तिथियों का लाभ ये है कि जो तिथि भारत के लिए लागू होती है वही तिथि उसी वक्त यूएस के लिए भी लागू होती है, वही जापान के लिए भी लागू होती है, और वही मिडिल ईस्ट के लिए भी उस वक्त लागू होती है। काल गणना का प्रारंभ सृष्टि के उत्पत्ति के साथ ही होता है और इसी काल की सूक्ष्म से सूक्ष्मतर व दीर्घ से दीर्घतर इकाइयों के बारे में वैदिक वाङ्मयगत खगोलीय या काल से संबद्ध विज्ञान, संवत्सर या वर्ष आदि मानकों के आरंभ बिंदु के साथ आज भी अत्यंत प्रासंगिक रूप में हमें परिलक्षित होता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त में संकलित ऋषि दीर्घतम शौचथ्य का मंत्र देखिए, जिसमें वो वर्ष अर्थात संवत्सर के सभी 12 महीनों की गणितीय व्याख्या और परिभाषा एक साथ देते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 12 प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि, अर्थात ये जो संवत्सर है 12 महीनों का समूह, ये एक वृत्त की तरह है जिसमें 3 नाभियां अर्थात 3 ऋतुएं हैं, और इसके शंकु काल गणना का सबसे प्राचीन यंत्र है। उस प्राचीन यंत्र को भी उन्होंने उद्धृत किया हुआ है। तो इस शंकु में 360 दिन अर्पित हैं। वैदिक काल गणना में संवत्सर के 2 आरंभिक बिंदु भी सुनिश्चित किए गए। लगध की वेदांत ज्योतिष के अनुसार यह बिंदु होता था माघ महीने में, जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। इसका प्रचलन महाभारत काल के कुछ समय पश्चात तक रहा, किंतु इसके समानांतर सभी वेदों के सभी ब्राह्मण ग्रंथों ने एक दूसरे बिंदु का भी चयन किया, जो आज तक हमारी परंपरा में है। यह बिंदु था फाल्गुन पूर्णमासी के दिन, जब चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब हमारा संवत्सर शुरू हुआ करता था। यही आज का विक्रम संवत है। यद्यपि आधुनिक विश्व में काल गणना की सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली घंटा, मिनट और सेकंड की है, जहां 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा तथा 24 घंटे का 1 दिन रात होता है। समय विभाजन की इस वर्तमान प्रणाली के महत्व को अधिक समझने वाला आज का समाज प्राचीन भारतीय प्रणाली के सूक्ष्म इकाइयों से आज भी ज्योतिषीय ज्ञान के साथ प्रभावित तो दिखता ही है। काल गणना की कई इकाइयों का वर्णन मिलता है, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार निमेषस्य लवो ज्ञेय आमना तस्ते त्रयः क्षणान पंच बिंदु काष्ठाम लघुता दश पंचचः। इसी प्रकार ज्योतिष रत्नाकर में भी काल गणना की एक विधि दी गई है, जहां कमल की पंखुड़ी को सुई से भेजने में लगने वाले समय को त्रुटि कहा गया है। ऐसी 100 त्रुटियों से 1 लव, 30 लव से 1 निमेष, 27 निमेषों से 1 गुरुवाक्षर, 10 गुरुवाक्षरों से 1 प्राण, 6 प्राणों से 1 विघटिका, 60 विघटिकाओं से 1 घटिका, 60 घटिकाओं से 1 अहोरात्र का मापन किया जाता है। अहो के हो और रात्र के रा से बना है होरा। अंग्रेजी शब्द आर का आधार भी होरा ही है, जो कि मूलतः ग्रीक शब्द होरा से बना है तथा ग्रीक भाषा और संस्कृत के बीच में संबंध भी स्थापित करता है। समय के इन इकाइयों के ज्ञान के साथ ब्रह्मांडगत सामयिक तथ्यों के प्रति आधुनिक युग की भांति ही या समय सापेक्षता की दृष्टि से तो आधुनिक युग से भी कहीं अधिक उन्नत और विकसित प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली को सामने रखने वाली अद्भुत खगोल विज्ञान से जुड़ी विद्या स्वयं में ही निस्संदेह वैदिक पौराणिक तथ्यों के साथ अत्यंत वैज्ञानिक स्वरूप में हमें प्राप्त होती है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पिछले कुछ शताब्दियों में कई खगोलीय सिद्धांतों का प्रतिपादन और परिकल्पना की गई है, जैसे जनरल लॉ ऑफ रिलेटिविटी में टाइम डायलेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स से संबंधित सिद्धांत, वॉर्म होल थ्योरी जैसे सिद्धांत। श्रीमद् भागवत महापुराण की जब हम बात करते हैं तो सतयुग में राजा काकुदमी का बेटी रेवती को लेकर ब्रह्मलोक जाना और वहां से वापसी तक 27 महायुगों का बीतकर 28वें महायुग चलने का प्रसंग कई अनकहे सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। काकुदमी द्वारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़कर ब्रह्मलोक जाना, दूसरा
ब्रह्मलोक की समय अवधि का पृथ्वी से बहुत मंद होना वहाँ के विशाल स्वरूप और विशाल ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताता है। यहाँ ब्रह्मलोक के उस विशाल गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़कर वापस पृथ्वी पर आना बताता है कि उस समय का तकनीकी और यांत्रिक ज्ञान कितना उच्चतम स्तर का था। आधुनिक विज्ञान के सापेक्ष ही भारतीय आख्यानों की प्रामाणिकता को ज्ञान विज्ञान सम्मत समय या काल की संकल्पनाओं के साथ समझना अवश्य ही भारतीय काल गणना या कालचक्र की महनीयता को समक्ष रखने में पर्याप्त है। निस्संदेह कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। और भारतीय काल गणना के विषय में सूक्ष्म रूप से जानने के बाद अब चलते हैं अपने अग्रिम प्रभाग की ओर। स्वास्थ्य प्रभाग में बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जिसमें व्यक्ति को चक्कर आने या असंतुलित महसूस करने की अनुभूति होती है। क्यों उत्पन्न होती है यह समस्या और कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। वर्टिगो या चक्कर आने की समस्या असंतुलित महसूस करने की अनुभूति है जो कई कारणों से हो सकती है। वर्टिगो के मुख्य कारण मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में उत्पन्न होते हैं, जबकि पेरिफेरल वर्टिगो आंतरिक कान में होने वाली समस्या की वजह से होता है। बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो चक्कर आने के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। वर्टिगो जो हम अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो चक्कर आने में दो तरह से पेशेंट आएगा, या तो आसपास का कमरा घूम रहा है या उसका सर घूम रहा है। क्योंकि हमारा बैलेंस जो बनाने के लिए तीन चीज़ें चाहिए। पहला है कान का अंदर वाला हिस्सा जो बैलेंस बनाता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है ब्रेन, जो सिग्नल जाते हैं ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा। और तीसरा है सेंसेशन, जो हमारा जॉइंट है और मांसपेशियां हैं वहाँ से। जब तीनों चीज़ें सिंक्रोनस होकर काम करेंगी तो हमारा बैलेंस ठीक रहेगा। इनमें से कोई भी एक चीज़ गड़बड़ होगी तो हमें चक्कर महसूस होगा। तो इसलिए सबसे पहले आप नाक कान गला विशेषज्ञ को दिखाएं। वर्टिगो के लक्षण अचानक विकसित हो सकते हैं जो कुछ सेकंड तक रह सकते हैं या बहुत लंबे समय तक भी चल सकते हैं। यदि आपको गंभीर वर्टिगो है तो उसके लक्षण लगातार हो सकते हैं और कई दिनों तक रह सकते हैं, जिससे सामान्य जीवन में कठिनाई हो सकती है। BPPV यानी बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो के मामलों में कुछ विशेष एक्सरसाइज या व्यायाम करना सहायक सिद्ध हो सकता है। तो वर्टिगो है जिसको हम पेरिफेरल वर्टिगो बोलते हैं, जो कान की वजह से होता है, उसमें मरीज को उल्टी भी साथ में आती है। जब चक्कर आएगा तो उल्टी आएगी। और ऐसे केसेस में जो दवाइयों का रोल है लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, वो बिगिनिंग में जब तेज चक्कर आ रहे हैं उसको हम 1 या 2 हफ्ते दवाइयाँ देते हैं। साथ साथ में हम कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जिससे कि बॉडी अपना बैलेंस रीगेन करे। उसका पर्पज़ होता है कि हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करें और जो कान की वजह से दिक्कत हो रही है उसको ब्रेन ओवरटेक कर ले। इसमें कॉमन अगर मैं बात करूं तो आँख की एक्सरसाइज, जैसे लेफ़्ट लेके जाएं धीरे, फिर राइट पूरा, फिर ऊपर लेके जाएं, नीचे लेके जाएं, और इसको फिर जल्दी जल्दी करना है। ऐसी गर्दन की एक्सरसाइज, आप गर्दन को पीछे टच करिए छाती के साथ, फिर आप पीछे ऊपर लेके जाइए, फिर आप साइडवेज पूरा टर्न करें, फिर अदर साइड, पहले स्लो फिर जल्दी जल्दी। इसके अलावा आप कंधों को रोल कर सकते हैं। आप सिंपली ऐसे करें और कंधों को रोल करें क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये सब एक्सरसाइज हैं। इसके अलावा आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, वो भी आप कर सकते हैं। यदि आपको वर्टिगो यानी चक्कर आने की समस्या हो रही है तो इसके कारण की पहचान करना आवश्यक है और विशेषज्ञ की सलाह अनुसार सही इलाज करवाना महत्वपूर्ण है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में ले लेते हैं एक छोटा सा विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, ये है असली तड़के वाली। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। और विराम के बाद पुनरपि आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। कहा जाता है योग द्वारा रोगों के कुप्रभाव से बचा जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से यौगिक क्रियाओं को अपनाने की। पर कभी कभी हम तपेदिक या टीबी जैसे गंभीर रोगों से जब आक्रांत हो जाते हैं, तब भी हम अपने स्वास्थ्य को कैसे वापस पा सकते हैं, यह जानने के लिए आइए योग प्रभाग में जान लेते हैं कुछ विशेष यौगिक क्रियाओं को। नमस्ते, मैं संगीता जैन, साधक। आज हम बात कर रहे हैं टीबी। ये एक बहुत ही कॉमन संक्रामक रोग है जो नजदीक आने वाले लोगों में भी फैल जाता है। इसे क्षय रोग भी कहते हैं। क्षय इसलिए क्योंकि ये शरीर का क्षय करता है, कमजोरी देता है। क्यों? क्योंकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। तो जब बाहरी बीमारी से लड़ने की शरीर की क्षमता कम हो जाती है तो कोई भी बीमारी आसानी से प्रवेश कर जाती है और व्यक्ति कमजोर होता चला जाता है। योग हमें इसमें बहुत मदद करता है। उसकी 2 टेक्निक आज हम जानने वाले हैं। पहला हम जानेंगे दृढ़ासन, जिसे लेट कर किया जाता है। यह एक आरामदायक आसन है। आराम से लेट जाएंगे, पैरों को थोड़ा फोल्ड करेंगे, हाथ का तकिया बनाकर और आराम से लेटेंगे। जब हम इस स्थिति में कुछ ज़्यादा समय तक रुकते हैं तो जब अगर हम सीधे हाथ पर लेटे हैं तो हमारी उल्टी नाक यानी चंद्र नाड़ी खुल जाती है और चंद्र नाड़ी रिलैक्स करती है। तो जब रिलैक्स होते हैं तो नींद बहुत अच्छी आती है और अगर नींद अच्छी आ जाए तो शरीर स्वतः अपनी बीमारियों को हटा लेता है और धीरे धीरे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। प्राणायाम नंबर 4 बहुत अच्छी टेक्निक है। दोनों पैरों में थोड़ी दूरी, घुटनों को मिलाकर रखेंगे, पूरे शरीर को आराम से जमीन पर छोड़ देंगे। सिर सीधा, एक हाथ पेट पर रखते हुए अपने पेट से श्वास लेंगे। जब व्यक्ति धीरे धीरे पेट से श्वास लेता है तो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और जब शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो हर ऑर्गन को अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है और हर ऑर्गन अच्छे से काम करता है। तो जब ऑर्गन अच्छे से काम करता है तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इस तरह से ये योग की तकनीकें हमारी ऊर्जा को बढ़ाने में, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। टीबी इन्फेक्शियस डिजीज है और इसीलिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहले तो विटामिन सी हाई डोज में जाना चाहिए, इसलिए नींबू पानी लेते रहें। ज़रूरी है कि मौसम्बी, संतरा, आंवला ये चीज़ पेट में जानी चाहिए। दूसरा है पुदीना। पुदीने के पत्ते को पानी में उबालकर वो पानी दिन भर पीते रहें, बहुत सही रहेगा। तीसरा, जब भी खांसें, छींकें, मुंह पर हाथ रखना बहुत ज़रूरी है। आपका इन्फेक्शन हवा में फैलना नहीं चाहिए क्योंकि ये इन्फेक्शन किसी को भी लग सकता है। तो ये जो हाइजीन की अच्छी आदतें हैं वो डालना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आप गर्म पानी की थैली से फेस को गर्म रखें क्योंकि साइनसेस डिस्टर्ब होते हैं, सर्दी खांसी बढ़ती है तो भी टीबी को मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। टीबी की दवाएं खाली पेट में ही ली जाए तो ही ठीक रहेगा, नहीं तो नौशिया, उल्टी जैसा फील होता है। छोटा सा बर्फ का टुकड़ा मुंह में रख लें जब ऐसा कुछ हो। बस ध्यान दें। नमस्कार। तो योग प्रभाग को देखने के बाद कार्यक्रम में ले लेते हैं एक छोटा सा विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज़। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। विराम के बाद पुनः सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। परिश्रम से कुशलता और सफलता दोनों प्राप्त होते हैं और भाषा के सीखने के क्रम में उस पर भी संस्कृत भाषा सीखने के समय एकाग्रतापूर्ण कुशलता के साथ परिश्रम यदि किया जाए तो आप शीघ्रता से संस्कृत को उसके सही स्वरूप के साथ बोलना, पढ़ना और लिखना आरंभ कर सकते हैं। आइए इसके लिए पुनरपि अभ्यासार्थ देखते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षा में हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र की इस प्रस्तुति को। दर्शकाः संस्कृतपाठशालायां स्वागतमस्तु सर्वेषाम्। अहं सर्वेभ्यः नमो नमः इति वदामि। आइए आज ऐसे ही कुछ वाक्यों का प्रयोग कर लेते हैं। अहम नमो नमः वदामि अर्थात मैं नमस्कार या नमः नमः यह कहता हूँ। भवान अपि नमो नमः इति वदतु। इसका अर्थ है आप भी नमो नमः यह बोलें। इसी तरह अपने से छोटी आयु वाले के लिए कहना हो कि वह भी नमो नमः बोले तो कहेंगे त्वं नमो नमः इति वद अर्थात तुम नमो नमः यह बोलो। तो अब तक हमने जाना कि संस्कृत में मैं को अहम, आपको भवान और तुमको त्वम यह कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं एक और शब्द के बारे में। हमने अभी कहा त्वम नमो नमः इति वद। यहाँ एक शब्द आया वद, पर हम संस्कृत के इस शब्द को अन्य भाषाओं से प्रभावित बल्कि कुप्रभावित होकर बोल जाते हैं वद, यानी त्वं नमो नमः वद। ऐसे ही त्वं नमो नमः कथय को बोल जाते हैं त्वं नमो नमः कथय। और फिर ऐसे ही त्वं नमो नमः लिख या पठ। यहाँ लिख और पठ की जगह हम उच्चारण कर जाते हैं लिख पठ, यानी त्वं नमो नमः लिख, त्वं नमो नमः पठ। और ऐसे ही कई अशुद्ध उच्चारण हम में से कई लोग कर जाते हैं और हम आपको अपनी संस्कृत पाठशाला में यही बताते चले आ रहे हैं कि संस्कृत अर्थात परिष्कृत और वैज्ञानिक तथा तार्किक भाषा में शुद्ध उच्चारण कितना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमेशा जैसा लिखा है वैसा ही संस्कृत में पढ़ा जाना चाहिए। वैसे हम तो यह देखते ही हैं कि कई ऐसे शब्द हैं जहां हम संस्कृत शब्द के अ इस एक अक्षर का उच्चारण ही नहीं करते, वहीं दूसरी ओर ऐसे भी शब्द हैं जहां हम अतिरिक्त रूप से अ या आ को जोड़ देते हैं। जैसे एक शब्द है द्वार, जिसे हम मुख सुख या कुछ प्रादेशिक प्रभाव की वजह से दवार बोल जाते हैं। वस्तुतः द्वार के द के बाद हम अतिरिक्त रूप से अ अक्षर जोड़ लेते हैं। ऐसे ही अतिरिक्त रूप से आ अक्षर भी हम जोड़ लेते हैं। जैसे अत्यधिक बोलना हो तो हम कहते हैं अत्याधिक, और हमें यह लगता है कि यही सर्वथा शुद्ध है, यही अधिक संस्कृत रूप है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक इसी तरह से एक शब्द है अनधिकृत, और हम कई बार बोलते हैं और कई बार ऐसा लिखा हुआ भी पाते हैं अनाधिकृत, अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। तो इस तरह से कुछ अशुद्धियां होती हैं, जबकि होना चाहिए इसे अनधिकृत। ऐसे ही कई उदाहरण हैं जहां हमें रखना चाहिए उच्चारण का विशेष ध्यान। यूं कहें कि संस्कृत या संस्कृत निष्ठ शब्दों का हम करते रहें सावधान और सब प्रावधान शुद्ध उच्चारण। यही है संस्कृत पाठशाला का विश्लेषणात्मक संज्ञान। तावत् पुनर्मिलामः उच्चारण शिक्षायाः अभिनव कक्षायां। नमो नमः। तो इस प्रकार संस्कृत पाठशाला में आज हमने उच्चारण से संबंधी कुछ विषयों को पुनः देखा, पुनः जाना, समझा। संस्कृत भाषा की शुद्धता का विशेष हमें ध्यान रखना होता है। सुप्रभातम कार्यक्रम की इस विशेष पहल में संस्कृत पाठशाला का जो प्रभाग है उसमें हम ऐसे ही बहुत सारे अंशों को आपके लिए लेकर आते हैं। आपको प्रतिदिन इनका अभ्यास करते रहना है और भाषा सीखने के क्रम में हमारे साथ बने रहना है।
इन्हीं सभी प्रभागों के साथ आइए अब समय हो चला है सुप्रभातम की समाप्ति का। तो अभी मुझे और हमारे पूरी टीम को दीजिए अनुमति। सोमवार को पुनः सुप्रभात की वेला में सुप्रभातम के नए अंक के साथ आपसे होगी भेंट। तब तक के लिए नमस्कार।